गुड मॉर्निंग। आज हम द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग टॉपिक कवर करेंगे। देखिए, नेशनलिज्म लोगों में कब डेवलप करता है? जब उन्हें ये लगे कि ये सब एक ही राष्ट्र के सिटीजन्स हैं, दे ऑल बिलोंग टू सेम नेशन। जब कोई एक ऐसा यूनिटी का बॉन्ड हो जो उन्हें एक सूत्र में बांध के रखे। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ हमारे देश में? सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग की जो भावना थी वो लोगों में आई सबसे पहले तो एक यूनाइटेड स्ट्रगल के कारण। ब्रिटिशर्स के खिलाफ भारत के सभी कम्युनिटी के लोग स्ट्रगल कर रहे थे, आइदर हिंदू और मुस्लिम और एनी अदर कम्युनिटी। दे ऑल वर फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। सभी का मकसद था ब्रिटिशर्स के चंगुल से मुक्ति। तो ये जो यूनाइटेड स्ट्रगल था, सबका दुश्मन एक था, इसलिए उनके बीच में स्वतः एक एकता की भावना आ गई, एक यूनिटी का बॉन्ड आया जिसने उन्हें एक सूत्र में बांध के रखा। पर इसके अलावा बहुत सारे कल्चरल प्रोसेसेस थे, इन्होंने भी लोगों में नेशनलिज्म की भावना को जन्म देने में कंट्रीब्यूट किया, लाइक हिस्ट्री, फिक्शन, फोकलोर, लोक कथाएं, लोक कला, सॉन्ग्स, प्रिंट्स, सिंबल्स, इन सभी ने लोगों में नेशनलिज्म की भावना को जन्म देने में एक एक्टिव रोल प्ले किया। किसी भी देश की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी देश को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे कॉमन जो तरीका है वो है एक फिगर या एक इमेज क्रिएट करने का, जो कि उस देश को रिप्रेजेंट करे। एक ऐसी इमेज जो देश को आइडेंटिफाई करे, जिसको देख के लोग अपने देश को रियलाइज कर पाए। तो इस कड़ी में 20th सेंचुरी में जब नेशनलिज्म की भावना डेवलप हो रही थी, तो इंडिया में यानी कि हमारे देश में भारत माता की इमेज को डेवलप किया गया। और सबसे पहले ये काम किया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। इन्होंने भारत माता की एक इमेज बनाई फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि हमारे देश को रिप्रेजेंट करेगी। 1870 में उन्होंने वंदे मातरम ये देशभक्ति का गीत लिखा अपने मातृभूमि के लिए, जिसे बाद में इन्होंने अपने आनंद मठ नाम के नॉवल में इंक्लूड भी किया। और इसे स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बंगाल में कई बार गाया गया, तमाम जगहों पर। स्वदेशी मूवमेंट से प्रभावित होकर अवनींद्रनाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ जी के नेफ्यू थे, इन्होंने एक फेमस इमेज बनाई भारत माता की, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में फिगर 12 पेज नंबर 71 पर दी हुई है। तो इन्होंने भारत माता की एक इमेज बनाई। इनके चेहरे पर हमें कामनेस, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल फीलिंग दिखाई देती है, जो कि देखकर लोगों के मन में देश के प्रति एक श्रद्धा का भाव, एक रेस्पेक्ट पैदा हो। आने वाले वर्षों में भारत माता की जो इमेजेस थी और भी डेवलप की गई, और इन इमेजेस ने अलग अलग फॉर्म भी एक्वायर किए, क्योंकि अलग अलग पेंटर्स ने, अलग अलग आर्टिस्ट ने इसे अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से बनाया। सो many different forms of the image for Bharat Mata were created by different artists। और इस मदर फिगर के प्रति डिवोशन, इसके प्रति समर्पण जो है नेशनलिज्म का एक प्रतीक माना जाने लगा। People began to see it as the nation, as an identity of nation with respect and pride। इस नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने में भारतीय लोक साहित्य का, फोकलोर यानी लोक साहित्य का भी बहुत बड़ा रोल था। इसे लोग भूल गए थे, इसलिए इसे रिवाइव किया गया, इसे पुनः जीवित किया गया। 19th सेंचुरी के एंड में जो नेशनलिस्ट थे, इन्होंने फोक टेल्स, लोक कथाओं का संकलन स्टार्ट किया, कलेक्ट करके इसे रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, जिसे बार्ड्स, पोएट्स घूम घूम के गांव-गांव में गाते फिरते थे
उनसे मिल के इन्होंने कलेक्ट किया फोक सॉन्ग्स को, लीजेंड्स को, और उनका कहना था कि ये जो टेल्स हैं, जो कथाएं हैं, लोक कथाएं, दे प्रोवाइड अ ट्रू पिक्चर ऑफ द ट्रेडिशनल कल्चर। ये जो लोक कथाएं होती हैं, फोक टेल्स, दे आर नॉट इमेजिनरी। इनके पीछे एक सच्चाई, एक घटना छिपी होती है। आल्हा उदल का नाम तुमने सुना होगा, उनके प्रशंसा में आल्हा गाया जाता है। राजस्थान में आप जाएंगे तो महाराणा प्रताप के शौर्य की कहानियां वहां पर फोक टेल्स के रूप में, फोक सॉन्ग्स के रूप में आपको सुनाई देंगे। तो ये जो फोक टेल्स हैं, एक्चुअली दे रिफ्लेक्ट आवर हिस्ट्री, आवर पास्ट, और उनको रिवाइव करके नेशनलिस्ट ने लोगों के सामने उसे लाने का प्रयास किया। और इन्होंने बताया कि ये जो फोक टेल्स हैं, एक्चुअली दे रिप्रेजेंट आवर ट्रेडिशनल कल्चर। लेकिन जब बाहरी फोर्सेस आई, मुगल्स, ब्रिटिशर्स, तो इन्होंने इसको करप्ट किया, डैमेज कर दिया, और इनको लोग भूल गए। जब हम नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे थे, तब भी तुम्हें याद होगा कि जर्मनी में दास फोक का नाम आया था, जिसमें भी यही सेम बात दिखाई गई थी कि ट्रू जर्मन कल्चर इज represented by the Das folk, the German folklore, folk tales। ये बात सभी देशों के लिए लागू होती है। इस लोक परंपरा को प्रिजर्व करके रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक था, ताकि हम अपनी नेशनल आइडेंटिटी को, हमारे देश के लोग अपनी नेशनल आइडेंटिटी को पुनः आइडेंटिफाई कर पाए और लोगों के अंदर अपने पास्ट के प्रति एक गर्व की भावना आए, जो बाहरी फोर्सेस के आने के बाद, उनके द्वारा पराजित होने के बाद लोगों में जो हीनता की भावना आ गई थी, वो खत्म हो और लोगों को अपना पास्ट पता चले। बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद ये काम स्टार्ट किया। उन्होंने बैलेड्स, नर्सरी राइम्स, मिथ्स, इन सबको इकट्ठा करना स्टार्ट किया और लेड टू द मूवमेंट ऑफ फोक रिवाइवल। मद्रास में नतेशा शास्त्री ने एक मैसिव बुक ऑफ 4 वॉल्यूम पब्लिश की, जो कि एक कलेक्शन था तमिल फोक टेल्स का, द फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया। उनका विश्वास था कि फोकलोर जो है नेशनल लिटरेचर है, ये सबसे ज्यादा भरोसेमंद, ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ द पीपल्स रियल थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। मतलब इसमें हमें हमारे पास्ट की रियलिटी पता चलती है और ये सबसे रियलिस्टिक लिटरेचर होता है अबाउट आवर पास्ट। जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट डेवलप होता गया, नेशनलिस्ट लीडर्स को ये रियलाइज होता गया कि आइकन्स और सिंबल्स का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है लोगों को यूनिफाई करने के लिए, और नेशनलिज्म की फीलिंग को उनके अंदर इंस्पायर करने के लिए। तो अगर हमें नेशनलिज्म को इंस्पायर करना है, लोगों को ये इंस्पिरेशन देना है, तो सिंबल्स का, आइकन्स का यूज करना होगा। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बंगाल में एक ट्राई कलर फ्लैग डेवलप किया गया, रेड, ग्रीन और येलो कलर का। इसे डिजाइन किया गया, इसमें 8 लोटसेस थे, जो कि उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते थे, और एक क्रिसेंट मून जो कि हिंदू और मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता था। 1921 में इसी कड़ी में गांधी जी ने स्वराज फ्लैग को डिजाइन किया। ये भी एक ट्राई कलर फ्लैग था, लेकिन इसमें रेड, ग्रीन के साथ व्हाइट कलर उन्होंने सेलेक्ट किया। बीच में इन्होंने स्पिनिंग व्हील को दिखाया सेंटर में, जो कि सेल्फ हेल्प की गांधीयन फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करता था। आपने कई जगह गांधी जी को चरखा चलाते हुए पिक्चर्स में देखा होगा। उनका चरखा चलाना इसी बात को रिप्रेजेंट करता था कि गांधी जी चाहते थे कि हमारे देश के लोग अपना काम खुद करके सेल्फ डिपेंडेंट बने।
न कि डिपेंड करे किसी और आउटर इंपोर्ट्स पर या किसी और तरह से आए हुए रिसोर्सेस पर। फ्लैग को लेके मार्चेस के दौरान चलना, झंडे को ऊंचा उठाते हुए, ये एक ब्रिटिश रूल को डिफाई करने का एक सिंबल बन गया। इसके अलावा नेशनलिज्म को क्रिएट करने का एक और जरिया था रीइंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट करना, नए रूप में लोगों के सामने लाना। आपको पता होगा कि बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी बहुत सारे इंडियंस इन्होंने ये फील करना स्टार्ट किया था कि अगर हमें देश के लोगों में अपने पास्ट के बारे में प्राइड पैदा करना है, गर्व की भावना लानी है, तो इंडियन हिस्ट्री को डिफरेंटली प्रेजेंट करना होगा उनके सामने। इसका रीजन ये था कि ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को हमेशा बैकवर्ड दिखाया, प्रिमिटिव दिखाया, इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ, इनकैपेबल पीपल के रूप में दर्शाया। और उन्होंने हिंदी लिटरेचर को, हिंदी हिस्ट्री को जहां भी ट्रांसलेट किया उन्होंने उसे मोल्ड कर दिया और इस रूप में दिखाने की कोशिश की कि पढ़ने वाला यही समझे कि भारतीयों का इतिहास तो बड़ा अंधकार में रहा और ब्रिटिशर्स ने आने के बाद बड़ा उन पर एहसान किया है, उनको डेवलप किया है। तो इस तरह का जब उन्होंने लिटरेचर क्रिएट करना स्टार्ट किया तो इसके रिस्पॉन्स में इंडियंस ने क्या किया, इन्होंने पास्ट को इस तरह से लोगों के सामने लाने की कोशिश की जिसमें कि लोगों को हमारे पास्ट के ग्रेट अचीवमेंट्स के बारे में पता चले। तमाम इंडियन राइटर्स ने भारत के ग्लोरियस डेवलपमेंट्स जो कि एंशिएंट टाइम्स में हुए इन द फील्ड ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स एंड अदर मेनी फील्ड्स, किस तरह से ये सारी विधाएं हमारे यहाँ फ्लरिश थी, इसके बारे में लोगों को बताने की कोशिश की अपने बुक्स के द्वारा, अपने क्रिएशंस के द्वारा। और उन्होंने ये भी दर्शाया अपने बुक्स में कि ये जो हमारा ग्लोरियस टाइम था, गरिमामयी इतिहास जो था हमारा, वो डिक्लाइन कैसे किया। वो डिक्लाइन किया जब इंडिया कॉलोनाइज हुई, जब बाहरी फोर्सेस हमारे यहाँ इन्वेड करके आई। दीज नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस, इन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वो भारत के पास्ट में गरिमामयी इतिहास के बारे में दे शुड फील प्राइड इन द इंडियाज अचीवमेंट्स, उनको ये पता चले और उसके बारे में वो गर्व महसूस करें, गर्व से वो कहें कि हाँ हम उस पास्ट के हिस्से हैं। एंड द स्ट्रगल टू चेंज द मिजरेबल कंडीशंस ऑफ लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल, इस स्ट्रगल का वो एक हिस्सा बने, यानी कि यूनाइट हो। इस तरह से जितने भी एफर्ट्स किए गए भारतीयों को एकजुट बनाने के, बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन इनमें कुछ प्रॉब्लम्स जरूर थे। क्योंकि जब हमारे पास्ट को ग्लोरीफाई किया जाता था लेकिन एक हिंदू के रूप में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता था कि हमारे पास्ट में कितने हमने अचीवमेंट्स किए, तो उनमें तमाम हिंदू राजाओं के और हीरोज के नाम आते थे। तो उसी तरह की इमेजेस का इस्तेमाल किया जाता था विच बिलोंग टू हिंदू आइकोनोग्राफी, आइदर हिंदू गॉड्स और बिग एम्परर्स। तो हमारे समाज के जो अदर कम्युनिटीज के लोग थे, इनको एलाइनेटेड फील होता था, दे फेल्ट लेफ्ट आउट, मीन्स उनको लगता था कि हम उस नेचुरल फ्लो के हिस्से नहीं थे क्या। तो अदर कम्युनिटीज के लोग हमारे इस री इंटरप्रिटेशन ऑफ आवर हिस्ट्री से प्रभावित नहीं हो पाते थे और उन्हें ये लगता था कि हम इस धारा से जुड़े हुए नहीं थे, उनको एक अलगाव की भावना महसूस होती थी।